नमस्कार, मैं हूं ऋषभ अवस्थी और आप देख रहे हैं ओ न्यूज। आज हमारे साथ जुड़े हुए अजय सरावत जी, जो भाजपा दिल्ली से पैनलिस्ट हैं। सर, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। सर, जिस तरह से अब किसान आंदोलन बंगाल में शिफ्ट हो रहा है और खुद को किसान नेता कहने वाले राकेश टिकैत अब टीएमसी के साथ दिखाई पड़ रहे हैं, तो इस पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं? देखिए, हम लोग पहले भी कहते थे किसान आंदोलन एक बहुत पॉलिटिकल एंगल से खेला जा रहा है। शायद किसानों को आज ये लग रहा होगा कि नहीं, सरकार उनका नुकसान कर रही है, सरकार उनके खिलाफ चल रही है और उनको भड़काया गया इस तरीके से। हम पहले दिन से इसी बात पे फोकस कर रहे हैं। मैं पहले दिन से इसी बात को आपको तय दिल से कह रहा हूँ कि भाई, राकेश टिकैत एक पॉलिटिकल आदमी है। ये पहले सिसोली से भी चुनाव लड़ चुके हैं, अमरोहा से भी चुनाव लड़ चुके हैं। जब भी ये चुनाव लड़े तभी इनकी जमानत जब्त हुई। निर्दलीय ये लड़ चुके, राष्ट्रीय लोकदल से ये लड़ चुके। अजीत सिंह का हाथ है इनके सर पे। अजीत सिंह का लड़का जयंत, जो बागपत से सांसद बनना चाहता था, पहले सांसद रह भी चुका है। तो एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक पॉलिटिकल समीकरण लॉस्ट हो चुका था। उस पूरे पॉलिटिकल समीकरण को वापस पाने के लिए इनको एक एजेंडा मिला, वो है किसान आंदोलन। अब किसान आंदोलन के जरिए राकेश टिकैत क्या कर रहे हैं? पहले ये लोग कहते थे कि ये आंदोलन नॉन पॉलिटिकल है। नॉन पॉलिटिकल का मतलब होता था कि कोई भी पॉलिटिकल आदमी उसके वहां पर, उसके स्टेज पर या उसकी स्टेज से कोई भी भाषण या कुछ भी नहीं देगा। लेकिन धीरे धीरे हम लोग देखते चले गए ये आंदोलन पहले कैसे नॉन पॉलिटिकल दिखाया गया, फिर उसके बाद कैसे नेता इसके बीच में जाके स्पीच देने लगे, कैसे राहुल गांधी, प्रियंका जाके महापंचायत की बैठकों में बैठने लगे, कैसे केजरीवाल महापंचायतों की बैठक में पहुंच गए और आज राकेश टिकैत खुद बंगाल चुनाव में पहुंच गए, जाके उनको पता और वहां जाके बोलते हैं कि आप भाजपा को वोट मत दीजिए, बाकी किसी को वोट दीजिए। अब इसको कहने के बाद मुझे लगता है कि पॉलिटिकल है आंदोलन की नॉन पॉलिटिकल आंदोलन, कम से कम जनता के लिए, कम से कम नॉर्मल लोग के लिए तो स्पष्ट हो गया कि ये आंदोलन टोटल टिपिकल पॉलिटिकल है। इनका किसानों के फेवर में, किसानों के हक में या किसानों की हक की लड़ाई लड़ने का ना तो कोई इरादा था, ना कोई इरादा है और ना आगे भी कोई इरादा होगा। सर, जो राकेश टिकैत है, उनके बंगाल में पहुंचने से क्या वाकई में भाजपा को कोई नुकसान होगा? देखिए, अगर राकेश टिकैत को ऐसा लगता है कि वो बहुत बड़ी पॉलिटिकल पावर बन चुके हैं तो मैं कहता हूं कि आप चुनाव लड़िए और चुनाव में आइए, राजनीति करिए, राजनीति में आइए। आज तक ऐसा नहीं कि पहला आंदोलन राकेश टिकैत ने छेड़ा है। ऐसे 30-40 पहले आंदोलन वो कर चुके हैं और पहले कैसे, और ऐसा नहीं है कि उन्होंने हमारी पार्टी के साथ काम नहीं किया है। संजीव बालियान और राजनाथ सिंह जी के साथ वो खुद चुनाव में लगे रहते थे, क्या शायद इसी चक्रों में कि भाई कहीं से टिकट विकेट मिल जाए। शायद उन्हें भाजपा से टिकट नहीं मिली तो हो सकता है नाराजगी भी हो। आज वो गुस्सा दूसरी तरफ जाकर हमारे पर निकालना चाहते हैं। लेकिन मुझे लगता है अगर उनको लगता है कि वो राजनीतिक कद के बहुत बड़े आदमी बन गए हैं तो मेरे ख्याल से चुनाव एक जरिया है। लेकिन इस तरह की हेट्रेड पॉलिटिक्स करके, एक जातीय समीकरण को सेट करके, एक टिपिकल कास्ट कार्ड को खेलना, महापंचायतों में जाके जहरीले भाषण देखा और समाज के अंदर जो एक समन्वय की स्थिति होती है सब कास्ट बिरादरियों के अंदर, उसको पूरा बिगाड़ना और एक एंटी बीजेपी सेंटीमेंट को कमाने के लिए किसी भी हद तक गिर जाना, मैं मानता हूं यह राजनीति नहीं होगी। अगर राकेश टिकैत राजनीति करना चाहते हैं तो आप खुले मन से आइए, चुनाव आपके सामने है, आपके सामने चुनाव आएगा, हम भी आपके सामने चुनाव लड़ेंगे, आप भी लड़िए, फिर देखते हैं कौन जीतता है कौन हारता है। और वैसे भी हम उनके इलाके से चुनाव जीत करके आए हैं तो वो तो हमें कुछ कह नहीं सकते। हाँ, वो नहीं जीत पाए, इनका उनको गम है, इसीलिए वो इस पूरी मंशा को और इस पूरी भड़ास को इसी तरीके से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। सर, राकेश टिकैत तो कह रहे हैं आप हमारी मांगे मान लो, तीनों जो कानून है उनको निरस्त कर दो, हम पीछे हट जाएंगे। राकेश टिकैत के फादर होते थे बाबा महेंद्र सिंह टिकैत। बाबा महेंद्र सिंह टिकैत खुद इन्हीं डिमांड्स को कहते थे कि किस दिन फार्मर के लिए कोई ऐसा रिफॉर्म आएगा जिसको, किसानी को, एग्रीकल्चर को हम इंडस्ट्री की तरह देखने लगेंगे। 1990 में जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था तब भी लोगों ने ये कहा था कि फैक्ट्री आ गई हैं, मशीनें आ गई हैं, अब तो लोग के हाथ पैर कट जाएंगे, रोजी रोटी कट जाएगी। क्या ऐसा हुआ? ऐसा कुछ नहीं हुआ। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने से ही हमारे यहाँ पर जॉब सेक्टर खुला, नौकरियां खुली, काम धंधे खुले, इंडस्ट्री खुली और एक ग्लोबलाइजेशन का दौर हुआ। लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की बातें खुद मनमोहन सिंह की सरकार किया करती थी। कांग्रेस की सरकार यहां पर सत्ता में पहले बनी रही है। ऐसा क्या हो गया कि मोदी सरकार के रिफॉर्म लाते ये सारे भड़क कर बैठ गए? क्योंकि इनको पता है कि मोदी सरकार एक एक करके सारे एजेंडा को सॉल्व करती जा रही है। राम मंदिर हम सॉल्व कर चुके हैं, ट्रिपल तलाक को हम सॉल्व कर चुके हैं, कश्मीर का एजेंडा हम सॉल्व कर चुके हैं। ऐसे इतने बड़े बड़े मुद्दे जिनको सॉल्व करने की ताकत, हिम्मत और नीयत कांग्रेस के अंदर नहीं थी, आज वो भाजपा सॉल्व कर चुकी है। इनको एक आखिरी मुद्दा समझ में आया कि इन किसानों को, ये भोले भाले किसानों को छेड़कर बहका लो किसी भी तरीके से, क्योंकि इनको पता है अगर इस बार किसानों के लिए रिफॉर्म हो गए, किसानों के लिए 4 रुपए का फायदा हो गया, किसानों के घर अगर बेनिफिट पहुंच गया तो इनकी जो बची खुची राजनीतिक सत्ता है वो भी खाली हो जाएगी। तो मुझे लगता है अपनी राजनीतिक पृष्ठभूमि को तलाशने के लिए सिर्फ आज इस एजेंडे में और इस तरह से एक पॉलिटिकल एजेंडा सेट किया जा रहा है किसानों के नाम पर। सर, राकेश टिकैत हो, योगेंद्र यादव हो, ऐसे कई किसान नेता जो लगातार ये कहते हैं कि काले कानून है, काले कानून है। जब कृषि मंत्री हो या अन्य जो लोग हैं वो जब उनको कहते हैं कि आप बात करो तो वो बात करने को तैयार नहीं है, तो आखिर इसका हल कैसे निकलेगा? मैं आपके चैनल पर जब आया तो मैं खासकर ये बिल की पूरी कॉपी लेकर के आया था
और मैं खासकर हरियाणा के कुछ टिपिकल भाषण सुनते रहता हूं, तो वहाँ भाई साहब एक हमारे रल्दू वकील साहब हैं और 100-200 की सभाओं में खड़े होकर कह रहे थे कि मारो दरो कोई भी भाजपा का आ जाए, हम उसने बता देंगे कानून में क्या गलती है और ये तो किसानों की ज़मीन चली जाएगी। ये कुल 8-10 पन्ने का एक बिल है, जिसको पढ़ना है पढ़ ले, जिसको आर्गुमेंट आके करना है कर ले। किसी भी एक पन्ने पर ना बस किसी किसान की जमीन का जिक्र है, ना जमीन जाने का जिक्र है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कैसे होगे वो भी लिखा गया है, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कैसे होगे वो भी लिखा गया है। आने वाले टाइम पर जब ट्रेड फेयर खुल जाएगी, इंडस्ट्री इसमें इंटरेस्ट लेने लग जाएगी, वो उसका भी फायदा लिखा हुआ है। लेकिन मेरे दिमाग में एक बात नहीं समझ में आती कि लोगों ने, जैसे अडानी अंबानी का नाम ऐसे उछाला इस पूरे किसान बिल में, उन्होंने अडानी अंबानी को तो ईस्ट इंडिया कंपनी जैसा कंपेयर करना शुरू कर दिया। इसका मतलब आपके और मेरे लड़के जो कंपनियां खोल के आप और मैं, मेरे जैसे लोग जो काम करना चाहते हैं, तो सभी देश विरोधी हो गए। हम तो सारे कंपनियों का काम करते हैं, हम सारे प्रॉफिटेबिलिटी का काम करते हैं। अंबानी भी गद्दार हो गया, अडानी भी गद्दार हो गया, रिलायंस भी गद्दार हो गया, आईटी वाले भी गद्दार हो गए। आपके लड़के जिन आईटी कंपनीज में आके काम करते हैं वो भी खराब हो गई, सारी खराब हो गई। मतलब एक जो ये सोशलिस्ट मूवमेंट ने उठाकर जो हेट्रेड भरा है, और सोचो किसके खिलाफ, खुद की भारत सरकार, खुद की आपके देश के खुद के लोग की कंपनी। अंबानी कोई विदेशी है भाई, अंबानी कोई पाकिस्तान से आया है, अंबानी कोई इंग्लैंड से आया है, अंबानी आप ही का आदमी है, आप ही के लोग को एम्प्लॉय करता है और आप ही के लोगों से धंधा करता है। आज आपका धंधे वाला इतना बड़ा बन गया है, तो इसमें जलन है या क्या दिक्कत है? ये तो बाबा रामदेव को भी कोसते हैं। अगर HUL पैसा कमाती है तो ठीक है, हिंदुस्तानी रेलवे लिमिटेड पैसा कमाती है तो ठीक है, और कोई लाइफबॉय वाली कंपनी पैसा कमाती है तो ठीक है। अब रामदेव ने अगर पैसा कमा लिया और उस पैसे का इन्वेस्टमेंट वो भारत में ही कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट भारत में ही दे रहा है, प्रोडक्शन भारत में दे रहा है, लेकिन अगर वो बाबा कामयाब हो गया तो वो इनकी आंखों में चुभता है। तो मुझे लगता है एक तरह का सोशलिस्ट मूवमेंट जिसमें हेट्रेड क्रिएट करी जा सके लोगों के दिमाग में, एक पूरे उस एजेंडा के आसपास गिरा गया है और बहुत ही बड़े पैसे की फंडिंग इस प्रोपेगेंडा और मशीनरी को चलाने के लिए लगी है। मुझे लगता है जल्दी ये लोगों के सामने धीरे धीरे, वैसे ऑलरेडी फेल हो चुके हैं, आने वाले समय में और इनके राज खुलते चले। सर, आपने लगातार देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों में एक तरीके का एजेंडा चलाया जा रहा है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो मोदी सरकार है वो देश को बेचने का काम कर रहे हैं, बैंकों का निजीकरण कर रहे हैं, जो सरकारी कंपनियां हैं उनका निजीकरण किया जा रहा है। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या कुछ बताना चाहेंगे? प्रॉब्लम क्या है कांग्रेस के साथ? जो कांग्रेस करना चाहती थी वो कांग्रेस कर नहीं पाती थी, क्योंकि कांग्रेस की सिर्फ बातें होती थी, नियति होती नहीं थी। कांग्रेस की हर कही बात को हम पूरा कर रहे हैं। ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन की बातें मनमोहन सिंह जी किया करते थे। रघुराम राजन जो हमारे गवर्नर रहे थे आरबीआई के, वो खुद कहते थे जो पीएसयूज घाटे में, जो बैंक्स घाटे में हैं, इनको प्राइवेटाइज कर दो, क्योंकि इनकी जो मशीनरी है वो काम करने लायक नहीं रही और देश का नुकसान करेगी। इतनी मैं एक बात लोगों को समझा दूं, देश बेचा नहीं जा रहा, देश बचाया जा रहा है। मोदी जी के पास कोई पर्सनल पैसा नहीं है, वो किसी को ग्रांट करते फिरेंगे या कोई कहते नहीं सर मेरे को सिर्फ नौकरी लगा दो उसको पैसा मिल जाएगा। ये पैसा आपके और मेरे टैक्स का पैसा है, ये पैसा आपकी मेरी पॉकेट से ही आता है। अगर आपकी पॉकेट से निकाल के पैसा मैं उन खराब पीएसयूज को, उन खराब बैंकों को देता रहूंगा जो बार बार घाटे में जा रहे हैं, सिर्फ उनकी 4-4 हजार करोड़ की सैलरियां बांटने के लिए मैं उनको पैसा देता रहूंगा, तो समझिए आपका पैसा ना कभी रोड में लग पाएगा, ना आपका पैसा कभी इंफ्रास्ट्रक्चर में लग पाएगा, ना कभी पेट्रोल के प्राइसिंग नीचे आएंगे, क्योंकि सरकार को तो एक अमाउंट ऑफ टैक्स कलेक्ट करना है। अगर यहां से घाटा पूरा होगा तो पेट्रोल में दिखेगा आपको कम, इन्फ्लेशन में कम दिखेगा। तो आप ही का पैसा है, उसको जैसे चाहे घुमा लो। तो मैं आपको यह गारंटी इंश्योर करता हूं, यह आदमी देश नहीं बेच रहा, देश को बचा रहा है। जो आज तक किसी ने करने की हिम्मत नहीं करी है, वो नरेंद्र मोदी आज अकेला होकर कर रहा है। सर, अंत में कोई बंगाल की जनता के लिए आप संदेश देना चाहेंगे कि जो किसान नेता हैं वो लगातार बंगाल में पहुंच रहे हैं और बंगाल के जो जनता है उनको भी भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनके लिए कोई संदेश? मोदी जी के पास कोई पर्सनल पैसा नहीं है, वो किसी को ग्रांट करते फिरेंगे या कोई कहते नहीं सर मेरे को सिर्फ नौकरी लगा दो उसको पैसा मिल जाएगा। ये पैसा आपके और मेरे टैक्स का पैसा है, ये पैसा आपकी मेरी पॉकेट से ही आता है। अगर आपकी पॉकेट से निकाल के पैसा मैं उन खराब पीएसयूज को, उन खराब बैंकों को देता रहूंगा जो बार बार घाटे में जा रहे हैं, सिर्फ उनकी 4-4 हजार करोड़ की सैलरियां बांटने के लिए मैं उनको पैसा देता रहूंगा, तो समझिए आपका पैसा ना कभी रोड में लग पाएगा, ना आपका पैसा कभी इंफ्रास्ट्रक्चर में लग पाएगा, ना कभी पेट्रोल के प्राइसिंग नीचे आएंगे, क्योंकि सरकार को तो एक अमाउंट ऑफ टैक्स कलेक्ट करना है। अगर यहां से घाटा पूरा होगा तो पेट्रोल में दिखेगा आपको कम, इन्फ्लेशन में कम दिखेगा। तो आप ही का पैसा है, उसको जैसे चाहे घुमा लो। तो मैं आपको यह गारंटी इंश्योर करता हूं, यह आदमी देश नहीं बेच रहा, देश को बचा रहा है। जो आज तक किसी ने करने की हिम्मत नहीं करी है, वो नरेंद्र मोदी आज अकेला होकर कर रहा है। देखिए, इससे बुरे हालात नहीं आ सकते राकेश टिकैत के कि किसान के बंगाल तो प्रोटेस्ट में इंटरेस्टेड है ही नहीं, किसान तो वहां का बंगाल का तो प्रोटेस्ट कर ही नहीं रहा है। अब यहां से किसान बन के गए, नेता बन के गए को वहां इंपोर्ट करना पड़ रहा है टीएमसी को। और मुझे तो एक बात सोच के बड़ी हैरानी है, यहां लेफ्ट और ये सो कॉल्ड किसान नेता इकट्ठे बैठे हैं, वहां जाके किसान नेता लेफ्ट के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि वहां त्रिकोणीय मुकाबला है, लेफ्ट भी है, टीएमसी भी है, भाजपा भी है। लेकिन मुझे लगता है वहां जाकर इनका ग्राउंड जीरो है। देखिए, सिर्फ मैं बंगाल की बात अगर आपको बता दूं, आप बंगाल में घूम के देखिएगा, मैं पर्सनली वहां पर गया हूं। बंगाल की इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत बहुत ही पुअर है,
कोई डबल लेन आपको हाईवे वहां दिख जाए तो मुझे बता देना। वहां पर आपको एक नीले रंग की बस चलती है, वो ऐसे खड़खड़ाते हुए चलती है जैसे पुराने हमारे समय में 20 साल पुरानी डीटीसी की बस होती है, ऐसे खड़खड़ कर करके चलती थी। डेवलपमेंट वहां नहीं है। टाटा के साथ ममता ने क्या किया आप सबने देखा, इंडस्ट्रियलाइजेशन के नाम पे वहां पे जीरो है। इतनी बड़ी स्टेट को सिर्फ इमिग्रेंट के भरोसे छोड़ दिया। बांग्लादेश इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं, रोहिंग्या मुस्लिम्स इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं, उनके आई कार्ड आधार कार्ड बनाकर किसी तरीके से उस पूरी एक टेरिटरी को बर्बाद करने में आज ममता बनर्जी लगी हुई है। उसको बचाने के लिए आज भाजपा एक बंगाल के लोगों की बेसिक लड़ाई को लड़ रही है कि बंगाल को प्रोग्रेसिव बनाया जा सके। 1947 से 2021 आ गया है, लेकिन आज भी प्रोग्रेसिव के नाम पे बंगाल बहुत स्टेटों से बहुत ज्यादा पीछे है। मुझे लगता है इकलौता मौका है आप और मैं मिलकर बंगाल को आज विकास के रास्ते पर लेकर आते हैं, और जो पॉलिटिकल वायलेंस है जो ममता के राज में रहा, जो लेफ्ट के राज में रहा, उस पर एक रोक रुकने जा रही है और वहां भारी बहुमत से भाजपा जीतने जा रही है। अजय जी, हमारे साथ बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ अजय सरावत जी, जिनका कहना है कि बंगाल में पूरे बहुमत से भाजपा सरकार बनाने जा रही है, और राकेश टिकैत या योगेंद्र यादव इस तरीके की जो भी लोग एजेंडा चलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनका एजेंडा एक्सपोज हो चुका है और जनता समझदार है, और जनता इस बार भारी बहुमत से भाजपा को वोट करने वाली है। आप देखते रहिए ओ न्यूज़। धन्यवाद। जय हिंद।